ये अगर हुकूमत के पास पार्लियामेंट में तो 2/3 अक्सरियत मौजूद है, अब अगर वो ये करना चाहते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट को ख़त्म करें, लीगली इज़ दैट पॉसिबल? थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले बात यह है कि जो 2/3 अक्सरियत है हुकूमत के पास, मेरे ख्याल में नेशनल असम्बली में मौजूद नहीं है। जितनी वोटिंग पहले भी हुई है, बाकी जो स्पेशल सीट्स के ऊपर आए हैं लोग, उनका केस एक पेशावर हाई कोर्ट के सामने सब जुडिस है, वो भी तय होना है। इसलिए ये प्रिज्यूम करना कि उनके पास कोई भारी अक्सरियत या 2/3 मेजॉरिटी जिसके ज़रिए से, क्योंकि आइन का आर्टिकल 238 और 239 ये कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में कोई अमेंडमेंट भी करने के लिए जो नेशनल असेंबली में या सेनेट में, एक में ट्रिगर होगा, वहाँ से पास करके दूसरे में जाएगा, दोनों हाउसेज ने अलग अलग उसको पास करना है। इसलिए जो कोशिश की जा रही है वो किसी तरीके से फर्जी, जिस तरह आपने देखा कि महीना 2 महीने गुजरने के बाद भी, हफ्ते कई गुजरने के बाद भी लोगों को डीसीट किया गया, वो उसी की कोशिश की तरफ एक प्लान था, लंदन प्लान नंबर 2 उसको कह लें कि जी ऐसी अक्सरियत है जिससे 3 काम किए जा सकें। कुछ एक्सटेंशंस हैं, कुछ अपॉइंटमेंट्स हैं, और तीसरा जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर से जो एक जजमेंट आई है बाबर सत्तार साहब की, उसमें मैं वकील था शानदाना की तरफ से, मैंने आर्गू किया, वो तकरीबन 2 महीने केस आर्गू होता रहा, और उसमें यह तय हो गया कि इस्लामाबाद के अंदर जब तक लेजिस्लेशन नहीं होती, जो गवर्नमेंट है वो फेडरल गवर्नमेंट तो हो सकती है, लेकिन ये कोई गवर्नमेंट नहीं है कि डिप्टी कमिश्नर गवर्नमेंट है या चीफ कमिश्नर गवर्नमेंट है। और उसी में फिर जो एमपीओ का कानून था वो उसी जजमेंट में वो उड़ गया। तो जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट नहीं था तो उस वक्त लाहौर हाई कोर्ट के पास इख्तियारात होते थे, पिंडी बेंच होता था। अब तो ज़रा सी बात होती है, पहले 100 रुपये था, 500 कर दिया गया, लेकिन 500 1000 में लोग जाके अपने फंडामेंटल राइट्स के चेक के लिए पिटीशन फाइल कर सकते हैं। और बेशुमार ऐसे दूसरे लोग हैं जो दरखास्त देते हैं, जाके खुद खड़े हो जाते हैं, खुद भी आर्गू कर लेते हैं। इससे जो मैंने जो कहा, मैं उस पर कायम हूं कि हर रंग की ब्यूरोक्रेसी से तंग है और इसको ख़त्म नहीं किया जा सकता। अगर ख़त्म करने की कोशिश की गई तो ये फेडरेशन का एक यूनिट है, उसको तोड़ने के मुतरादिफ होगा। आईसीटी को डोंट अंडरमाइन इट कि एक छोटा सा इलाका है, इसकी आबादी तकरीबन जीबी के बराबर है, इसकी जो अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल हैसियत है वो आइन के आर्टिकल के मुताबिक वो एक सूबा अलहदा, आज नहीं तो कल नहीं तो परसों इसको अलहदा से सूबा भी बनना है। इसलिए एक पहलू इसका ये हो गया। दूसरा ये कि लार्जर प्लान है। लार्जर प्लान ये है कि 18th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को भी छिड़ा जाएगा। मैं उन मीटिंगों का हिस्सा रहा हूं जिसमें कुछ लोग और कुछ महकमे और कुछ अफराद और कुछ इदारे इस बात पे बड़ा एतराज़ करते थे कि जी 18वीं आईनी तरमीम के जरिए से जो पाकिस्तान है वो प्रोविंशलाइज हो गया। ये एक टर्मिनोलॉजी अंदर बोली जाती रही है। उसको ब्रिज करने के लिए अब बहुत बड़े बड़े इदारे हैं जहाँ पे एक ही महकमे के लोग बिठाए जा रहे हैं और आपके सामने है वो सारा कुछ। तो ये उसका एक हिस्सा है जो इसका मैंने दूसरा पहलू आपके सामने रखा। और तीसरा पहलू ये है कि पाकिस्तान को एक ऐसा मुल्क बना दिया जाए जिसके अंदर कोई कॉन्स्टिट्यूशन कोहेरेंट लेजिस्लेशन ना रहे, जो काम करने की भी आपका दिल चाहे वो आप कर गुजरें। बाबर साहब, ये जो 18th अमेंडमेंट पे पहले बात कर लेते हैं, पॉइंट नंबर 2 जो आपने रेज किया, इज पीटीआई नाउ अगेंस्ट के ख़त्म की जाए 18वीं तरमीम? देखें, पीटीआई तो इस वक्त गवर्नमेंट में नहीं है। इट इज़ द गवर्नमेंट विच हैज़ टू सेट द एजेंडा। गवर्नमेंट भी नहीं है, गवर्नमेंट भी 15 लोगों की या 25 लोगों की या 17 लोगों की अक्सरियत वाले जो हैं वो तो अकलियत से भी बहुत नीचे गिरे हुए उनके नंबर्स हैं। इसलिए उनको खुद भी पता है कि वो गवर्नमेंट नहीं है और वो खुद कहते रहते हैं। जब उनको पिछली दफ़ा लाया गया था 20 महीने जिसमें पाकिस्तान को उन्होंने सत्यानाश करके सत्यानाश करने के लिए अब लाए गए, वो कहते थे हम तो नहीं आए जी, हमें तो बिठा दिया गया था, हम बड़े मजबूर हैं। तो वही मजबूर खान जो पहले था वो मजबूर, अब उसने नाम अपना और बदल लिया होगा, वो उससे बड़ा मजबूर हो गया होगा। तो इसलिए ये जो मजबूरी है इनकी, उसमें इनके पास कोई इख्तियार नहीं है। ये पाकिस्तान को चलाने के लिए इस वक्त 2 इदारे हैं जिनके पास पाकिस्तान, एक अंदरूनी इदारा है और एक IMF है। और IMF के पीछे सीधा सीधा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है। जब वो कहता है कर्जा दो, कर्जा हो जाता है, जब वो कर्जा रोकना चाहता है कर्जा रुक जाता है। लेकिन बाबा साहब, इसलिए जो 18th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है उस पे पॉइंट ऑफ व्यू तो दिया। इलेक्शन से पहले PMLN ने कहा, क्लियरली बता दिया उनका मौकफ क्या था। इसाक डार साहब का स्टेटमेंट था जिसको पीपल्स पार्टी ने रेजिस्ट किया। आप लोगों का माजी में मौकफ शायद PMLN से मिलता जुलता ही रहा है जब हालात अच्छे थे, अब क्या तब्दील हो गया है?
नहीं, कोई कभी कोई ऐसी आईनी तरमीम हाउस के अंदर नहीं आई जिसके ऊपर हमने मौक़िफ़ दिया हो। जो जिस तरह स्टेटमेंट्स आती हैं, अफराद की स्टेटमेंट्स आती हैं, और उन स्टेटमेंट्स को वो हैसियत नहीं हासिल होती जो गवर्नमेंट बैठ के अपना डिसीजन को लेती है। इस तरह का कोई डिसीजन हमारे पास तो 4-5 लोगों की एक अक्सरियत की गवर्नमेंट थी, अरेंजमेंट था जिसमें से हम गवर्नमेंट चला रहे थे। तो इसलिए जब वो कोई तजवीज़ इस तरह की सामने आई तो उसके ऊपर तो मैं तबसरा करने के काबिल हो जाऊंगा। लेकिन एक चीज़ मैं अपनी तरफ से बहैसियत लॉयर ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि 18th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो थी वो हाउस के अंदर एक शिक के ऊपर भी बहस नहीं हुई, इसलिए कि तकरीबन 6 से 8 महीने के अंदर अंदर सारी सियासी जमातों और सियासी कुव्वतों को बिठा के हमने पहले कंसेंसस डेवलप किया। और ये कंसेंसस तो अब इनके अपने दरमियान कोई नहीं है। कराची का एक इनका पार्टनर है, उसके वजीर बैठे हैं, वो कहते हैं गवर्नमेंट है ही नहीं, और वो कहते हैं लॉ एंड ऑर्डर है ही नहीं। तो ये जो चूं चूं का मुरब्बा है, इसको आइन को हाथ नहीं लगाना चाहिए, किसी बड़े काम को इनको हाथ नहीं लगाना चाहिए, और जो कौमी इदारों की भी लूट सेल कर रहे हैं इसको भी हाथ नहीं लगाना चाहिए। आपने देखा जो चौथी दफा वज़ीर आज़म बनने आया था, वो जाके एक महकमे की, ऐसे महकमे की जिसने लाहौर के अंदर एक 350 बिलियन रुपए का जो प्रोजेक्ट है उसको 50 बिलियन में देने का फैसला, उसमें वो बैठा हुआ था। तो अब तो नैब के दरवाजे को ताला लग गया है, वहां जो बैठे हुए हैं वो सिर्फ संतरी रह गए नैब में, और वरना वो तहकीकात करते, कहते तुम्हारी क्या हैसियत है, किस तरह से बैठे हो, और पीछे कौन है बताओ, कौन खरीदना चाह रहा है। राइट। तो इसलिए इनके पास लेजिटिमेसी नहीं है, इसलिए जो फैसला करेंगे उसकी कोई हैसियत नहीं होगी। डॉक्टर साहब, अब ये क्योंकि आपने जिक्र कर दिया आइन का, ये सवाल मैंने आपसे थोड़ा देर में पूछना था लेकिन पहले पूछ लेती हूँ। 2023 में आइन की 50वीं सालगिरह मनाई गई, ये वही साल है। इसी साल कई आइनी शिकों पर अमल ही नहीं हुआ। सो मेरे जैसे लेमैन के लिए तो कन्फ्यूजन है, कितने दिनों में इलेक्शन होने थे, इकट्ठे होने थे, नहीं होने थे, जनरल इलेक्शन कब होना था, सिविल हुकूमत जो थी या फिर जो आइनी जो इंटरिम गवर्नमेंट आई वो फ़ाल थी या गैर फ़ाल थी, उसकी आइनी हैसियत क्या थी। ये जो वर्ड है, ये जो सवालात हैं, इस पे ये कौन रोशनी डालेगा इन पर? हम गलत तासुर रखते रहे हैं, एक आम आदमी, इंटरप्रिटेशन कुछ और है, या कोई नई इंटरप्रिटेशन होनी चाहिए? देखिए, एक अगर पैटर्न आप देखें ना, जिस तरह का निज़ाम पाकिस्तान के अंदर 76 साल में, आई टोटली एग्री विद यू प्रिंसिपली, जो आपने कहा कौम भी यही सोचती है, आप जो सोचती है, मैं उसके ऊपर आपको 2-3 कमेंट अपने शॉर्ट दे दूंगा। लेकिन पहला सवाल ये है कि पूरे 76 साल से जो निज़ाम चलता रहा है वो ये है, ख़ास तौर पे 1952 के बाद, 53 के बाद जब लियाकत अली खान को रावलपिंडी में कत्ल किया गया दिन दिहाड़े, और कोई कातिल अभी तक नहीं पकड़ा गया, तो उसके बाद जो सिस्टम आया वो ये था कि एक एंग्री पावरफुल मैन बैठा हुआ है मुल्क के अंदर। एंग्री पावरफुल मैन जिससे नाराज़ होता है उसकी गवर्नमेंट वो रुखसत कर देता है। रुखसत करने के बाद एंग्री पावरफुल मैन फिर दोबारा काम यही करता है कि कुछ इधर से कहीं की ईंट कहीं करोड़ा, भानुमती ने कुंभा जोड़ा, एक अच्छा मिस्सा मेरे जहन में आ गया, वो करता था। और उसके बाद उसको 2-2.5 साल गुजरने के बाद फिर जब वो 2.5 साल 2 साल गुजरते हैं, 3 साल से भी पहले तो पता लगता है कि जी पिछला सारा गलत था, अब इस पे मट्टी पाओ और एक नया हम जो रेत का महल है उसको तामीर करते हैं। ये चलता रहा 2022 वाला, ये जो अभी इलेक्शन था 22 तक ये चलता रहा। लेकिन 22 में कौम को ये बात समझ आ गई, जो आपने बात की है, बड़ी जबरदस्त बात की आपने। 3 हिस्से हैं इसके। एक तो ये है कि क्या, आपके सवाल का लिटरल मानी ये है कि क्या पाकिस्तान के अंदर कोई फंडामेंटल राइट्स, कोई ह्यूमन राइट्स, कोई सिविक राइट्स, कुछ बेसिक राइट्स, फ्रीडम टू एक्सप्रेशन, फ्रीडम टू मूव, फ्रीडम टू वॉक, फ्रीडम टू स्पीक, वो कोई है? वो तो आपने देख लिया, बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए मैं पहला जुमला जो जब ये आइन की ये सूरत हाल पैदा की गई तो मैंने ये कहा था कि ये सरजमीन बेआइन है। अभी तक आप देख लें कोई ऐसा बड़ा काम आप गिनवा चुके हैं, डोंट वांट टू बी गिल्टी ऑफ रेपिटेशन, कि जितने काम हुए लोग कहते हैं कि आइन में क्या लिखा हुआ है, ये हो क्या रहा है। इसका मतलब यह है कि मावराए आइन भी कोई निज़ाम है, इसका मतलब यह मावराए आइन भी कुछ लोग हैं। इसका मतलब है कि ताकत के अंदर भी कोई ताकत है और रियासत के अंदर भी कोई रियासत है। दूसरा इसका जो पहलू है वो ये है, वो बहुत खतरनाक है, इससे भी खतरनाक, ये भी खतरनाक है लेकिन वो इससे भी खतरनाक है। वो ये है कि लोगों के अंदर से उम्मीद उठती जा रही है। मिसाल के तौर पे जब इनके 20 महीने पूरे हुए तो उन्होंने कहा जी हम ऐसा इलेक्शन कराएंगे जिसके जरिए से फेयर फ्री ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट बनेगी। फेयर फ्री ट्रांसपेरेंट जो 8 फरवरी का इलेक्शन का वो था, उसको फिर 9 फरवरी की रात 1 बजे तब्दील करना शुरू कर दिया गया। अब जो इलेक्शन इस वक्त सामने है, आपके सामने जो इलेक्शन पहले हुए, आपने एक आध क्लिप भी चलाया और साथ ये कहा कि इलेक्शन कोई और होने जाए, वो सारे मावराए आइन इलेक्शन है। इसलिए कि इंतजाम और निज़ाम सारे का सारा और इंसराम, ये सारा मावराए आइन है।